जय सिया राधे, जय सिया राम, सबको राम राम। देखो, आज यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण विकास की क्लास चलने जा रही है। लेखपाल की जो वैकेंसी आई हुई है, स्टेम परीक्षा भी जो करीब में है, इसलिए जो हम स्पेशल में क्लास चला रहे हैं यूपी लेखपाल की। कौन सी है? ग्रामीण विकास की। ठीक है। लेखपाल में देखो, ये सबसे अलग सब्जेक्ट है ग्रामीण विकास, जो गांव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में, कृषि के बारे में जो हमें जानकारी देती है। इसलिए जो है ये अलग सब्जेक्ट दे रखा है। 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन करने अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखो, यूपी लेखपाल में, यूपी लेखपाल, यूपी लेखपाल में जो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रामीण विकास। क्या? ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास। विकास किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। जो ग्रामीण विकास है, ये किसके संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा हमें? भारत के संदर्भ में। यही पढ़ना पड़ेगा हमें। इसके अंदर हमें जो पढ़ना पड़ेगा, ये हम नोट कराने जा रहे हैं। पहला पॉइंट तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? जो ऐतिहासिक विकास है, जो भारत के जो बारे में जो जानकारी देता है, उसे शुरू में से कैसे खेती प्रारंभ हुई, कृषि प्रारंभ हुई, और कैसे कैसे करते थे हमारे जो आदिवासी थे, उसी के बारे में जो जानकारी देने जा रहे हैं। नोट करते रहिए। साथ ही साथ पहला पॉइंट है हमारे इसमें ऐतिहासिक विकास। क्या? ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास में हमें जो है, इसी के अंदर ग्रामीण विकास पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रामीण विकास। ठीक है। ऐतिहासिक विकास में हमें ग्रामीण विकास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा जो है, हमें दूसरा पॉइंट है हमारा भारतीय ग्राम। क्या? भारतीय ग्राम। ठीक है। अब भारतीय ग्राम में जो है हमें शहर भी पढ़ना पड़ेगा। भारतीय ग्राम में कैसे कैसे होते थे, और शहर में क्या क्या कैसे कैसे व्यक्ति रहते हैं, कैसे कृषि करते हैं, और गांव में कैसे कृषि करते हैं। ठीक है। शहरीकरण। अब जो शहरीकरण जो है, भारतीय ग्राम जो है, हमारे भारतीय ग्राम में क्या क्या रहते हैं? परिवार, संस्था, समिति तथा समुदाय। अब देखो, परिवार, संस्था, समिति तथा समुदाय। ठीक है। ये कैसे कैसे बनते चले गए? पहले जो है हमारे गांव में जो है कहते थे कि जो है परिवार हमारा जो है एक व्यक्ति के, मान लीजिए कोई व्यक्ति है। ठीक है। ये व्यक्ति है, ये भी जो है एक व्यक्ति है। ठीक है। व्यक्ति जो है महिला पुरुष दोनों ही मतलब व्यक्ति कहे जाते हैं। तो ये दोनों जो है पति पत्नी है। ठीक है। ये प्लस है, यानी पुरुष है। ये माइनस जो है हमारा क्या है? स्त्री है। ठीक है। इनके बच्चे हुए, ठीक है। अब इनके भी बच्चे हुए। अब ऐसे ही हमारा जो क्या होता चलेगा? परिवार जो बढ़ते चलेगा। क्या होता चलेगा? परिवार जो बढ़ते चलेगा। और परिवार होते चलेगा, और परिवार में एक तो मुख्य होता है ना, तो उसी से जो है परिवार बनते चलेगा। ऐसी जो हमारी इनसे ही संस्था बनती चली गई, और समिति बनती चली गई, तथा समुदाय भी बनते चले गए।
ऐसी आगे को जो है हमारा जो है विकास होते चलते चलेगा, ऐसे ही गाँव बढ़ते चलेगा और गाँव से जो है शहर भी बढ़ते चलेगा, धीरे धीरे बहुत विकास हो गया। ठीक है, तो परिवार तो समझ में आ गया, संस्था समझ में आ गया, और जो है समिति भी और समुदाय भी। ठीक है, और जो है स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लियो स्क्रीनशॉट तुम, और मैं भी शांत देता हूँ। अब दो ग्राम की परिभाषा क्या है। ग्राम की परिभाषा जो है हमारे, देखो यह एक समुदाय के रूप में, किसके रूप में, समुदाय के रूप में होगा, जो छोटी छोटी बस्तियों में सजातीय और विजातीय लोगों से मिलकर बना होगा। किससे किससे, सजातीय और विजातीय। सजातीय का मतलब हमारी जाति, और विजातीय मतलब अनेकों जातियों से मिलकर बना होगा। ठीक है, शहर में क्या है, शहर की परिभाषा है यह एक विजातीय वर्ग का होगा। विजातीय वर्ग और समुदाय में अंतर है। ठीक है, यहाँ विजातीय होगा केवल शहर में, और गांव में क्या है, ग्राम में क्या होता है, सजातीय और विजातीय दोनों ही होंगे। ठीक है, सजातीय और विजातीय दोनों ही होंगे। तो इसे नोट कर लो, ग्राम की परिभाषा। ग्राम की परिभाषा, कभी कभार पूछ लेता है कि ग्राम में कैसे व्यक्ति रहते हैं, सजातीय या विजातीय, समुदाय में रहते हैं या वर्ग में रहते हैं। तो कैसे रहते हैं, समुदाय में रहते हैं। कैसे रहते हैं, समुदाय। यह एक समुदाय के रूप में होगा, जो छोटी छोटी बस्तियों में सजाती के लोग और विजाति के लोग लोगों से होगा, मिलकर बना होगा। ठीक है, समझना है कि देखो ग्राम की परिभाषा क्या है हमारी, यह एक समुदाय के रूप में होगा। समुदाय यानी समूह के रूप में रहते थे, यानी हमारे जो परिवार है वो समूह के रूप में रहता है। ठीक है, एक मुखिया होता है, उसके नीचे जो उनके जो बच्चे हैं वही सदस्य कहलाएंगे, इसलिए समुदाय के रूप में रहता है। यानी हमारा जो परिवार है एक समुदाय के रूप में रहता है। ठीक है, तो यह एक समुदाय के रूप में होगा, जो छोटी छोटी बस्तियों से सजाति के लोग, ठीक है, सजाति के लोग और विजाति के लोगों से मिलकर बना होगा। ग्राम जो है सजाति के लोग और विजाति के लोगों से मिलकर बना होगा। समझ में आ गया, सजाति के लोग और विजाति के लोगों से मिलकर बना होगा। सजाति का मतलब है हमारी जाति, और विजाति का मतलब है अनेकों जातियों से मिलकर बना होगा। ठीक है, गांव में तुमने देखा होगा कि एक ही जाति के तो मिलते ही नहीं है, ज़्यादातर अनेकों जाति मिलते हैं। मतलब तो उस जाति का है, उस जाति का है, इसीलिए जो है हमारे जो है भारत में जो है जाति विवाद ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, तो इसलिए जाति विवाद मतलब ज़्यादा करना ठीक नहीं है। अब शहर की परिभाषा क्या दे रखी है हमारी, शहर की परिभाषा देखो, उसे भी नोट कर लो। शहर की परिभाषा, शहर की परिभाषा, शहर की परिभाषा में क्या देखो, यह एक विजातीय वर्ग में होगा। कैसे, यह एक
विजाति विजाति वर्ग के रूप में होगा। समझ में आ गया। अब शहर भी जो है हमारा जो गांव से मतलब बना है। मान लिया जाए एक परिवार में काफ़ी व्यक्ति हो गए, हिसाब से मतलब काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति हो गए। अब वो जो है कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि हम जो है गांव में रहना पसंद करते हैं, कुछ व्यक्ति शहर में रहना पसंद करते हैं, इसलिए जो अनेकों जाति यानी वर्ग में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ये विजाति यानी अनेकों जातियों से मिलकर बना है शहर। और ग्राम जो है एक समुदाय के रूप में है। इसमें सजातीय और विजाति दोनों के लक्ष्य मतलब लोग मिलेंगे, सजातीय और विजाति के दोनों के लोग ही मिलेंगे। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि ग्राम में कैसे व्यक्ति रहते हैं, समुदाय, वर्ग या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो कौन से रहेंगे? दोनों। ठीक है, अब शहर के पूछ ले कभी कहा कि शहर में कैसा मतलब किस तरह के व्यक्ति रहते हैं, तो किस मतलब विजाति वर्ग के व्यक्ति रहते हैं। कैसे? विजाति यानी अनेकों जातियों से मिलकर जो है शहर बना। ठीक है, तो इसे भी जो है स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी जल्दी से ले लो। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। ठीक है, इसे बिछान दें, चलो बिछान देते हैं। अब देखो भारत में ग्राम का कैसे उदय हुआ या प्रचलन हुआ, कैसे कैसे हमारे कहाँ से प्रारंभ हुआ। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में ग्राम का उदय या प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो कहाँ से हुआ? मध्य प्रदेश राज्य से हुआ। कहाँ से हुआ? कहा जाता है कि भारत में मानव सभ्यता का विकास या प्रचलन मध्य प्रदेश राज्य से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? मध्य प्रदेश राज्य से ही माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रारंभ जो गांवों का जो हुआ था भारत में, तो मध्य प्रदेश राज्य से ही हुआ था। ठीक है, तो लिख लो, इसे भी नोट कर लो। भारत में ग्राम, भारत में ग्राम। अब भारत में ग्राम कैसे, भारत में जो ग्राम हुआ प्रचलन हुआ है, तो मानव जो है ये मध्य प्रदेश राज्य से हुआ। ठीक है, अभी मैंने बताया ये, इसे जो नोट करते रहिए, एक एक पॉइंट। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई से पेपर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, यूपी लेखपाल का या वीडियो का, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत में मानव सभ्यता का पालना के रूप में मध्य प्रदेश राज्य को माना जाता है। ठीक है, यानी भारत में मानव सभ्यता का विकास या प्रचलन या उदय या पालना का ही मतलब जो है हमारा क्या है? पालना का ही मतलब हमारा क्या है? प्रचलन या उदय। ठीक है, तो क्या है? मध्य प्रदेश राज्य से ही माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? मध्य प्रदेश राज्य से ही माना जाता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्वेश्चन ये। ठीक है, अब कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल से ही, कहाँ से? मध्य पाषाण काल से ही हमारे जो आदिवासी थे वो समुदाय और झुंड में रहना पसंद करते थे। पहले जो पूरा पाषाण काल जो था हमारे इतिहास में जो इतिहास में बताया जाएगा, पूरा का पाषाण काल में व्यक्ति जो है ना तो उसमें जो है मानव का जो जीवन सभ्य था और ना ही जो उस टाइम जो लिखित साधन थे। मध्य पाषाण काल में जो है मानव सभ्य तो था पर लेकिन लिखित साधन नहीं थे।
कहा जाता है कि उत्तर वैदिक यानी नवपाषाण काल में ही जो है मानव सभ्य था और लिखित साधन भी थे, पर लेकिन उसकी लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता के जो है और नवपाषाण काल में ही व्यक्ति है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में ही जो मानव जो कैसे रहना पसंद करता था, समुदाय और झुंड में रहना पसंद करता था। पूरा पाषाण काल में मानव जो है जो मतलब अलग अलग टुकड़ियों में रहना पसंद करता था, कोई व्यक्ति यहाँ पे, कोई व्यक्ति वहाँ पे, कोई व्यक्ति वहाँ पे, और जो है अपना जीवन भी जो है ऐसे व्यतीत करते थे। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में मानव समुदाय या झुंड में रहना पसंद या प्रारंभ शुरू किया। यानी मध्य पाषाण काल में ही मानव जो है समुदाय और झुंड में रहना शुरू किया। पहले जो है टुकड़ी में रहना पसंद करते थे, एक वहाँ पे एक वहाँ पे, जहाँ तक हम लोग 200 मील जाके व्यक्ति मिलते थे, और जो उनका जीवन भी जो सभ्य नहीं था। ठीक है, वो कच्चा मांस खाते थे और जो है पत्ते वत्ते जो है ऐसी घूमते थे, वो पत्ते वत्ते लगा के जो है ऐसे घूमते थे, ऐसे जीवन व्यतीत करते थे। पर मध्य पाषाण काल में कुछ जो है मानव का जो जीवन सभ्य होने लगा, और जो है यहाँ से जो हमारा जो है मानव का जो है विकास होने लगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो होगा, सभी ध्यान देते हैं। कहा जाता है कि भारत में पशुपालन का पहली बार ये सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला था। कहाँ से मिला था? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिले से, यानी आदमगढ़ से मिला था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री में पूछा जाता है क्वेश्चन, और यहाँ तो खैर पूछा ही जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला था। ठीक है, आदमगढ़ स्थान से मिला था। ठीक है, इसे भी नोट कर लो। भारत में सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य पशुपालन का साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला। ठीक है, यानी सर्वप्रथम जो है पशुपालन का साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारा इतिहास में पूछा जाता है, और जो है यहाँ तो खैर पूछा जाएगा। हम जो है ग्रामीण विकास में फैक्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो पूछे जाते हैं, जो इसे डिटेल्स जो है तुम्हें हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, पूरा हिस्ट्री में जो है सारा कवर करवाएंगे। और जो है आज से हमारी जो क्लास कंटिन्यू चलती रहेंगी, और एक एक क्वेश्चन सारा क्वेश्चन कवर करा देंगे। ठीक है, धीरे धीरे। इसे भी जो है नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? अब देखो, कहा जाता है कि सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में यूपी लेखपाल
परीक्षा हुई थी तो उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है। तो सभ्यताओं की जननी कृषि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है। और कृषि का जो ही प्रारंभ कहाँ से हुआ था? नवपाषाण काल से ही हुआ था। कहाँ से हुआ था? नवपाषाण काल से ही हुआ। और नवपाषाण काल को ही नवपाषाणिक काल, क्रांति का काल कहा जाता है। और नवपाषाण काल में ही आग की खोज की गई थी। ऐसे ही तो हमारा जो मानव सभ्य जीवन होने लगा, क्योंकि जो है पूरा पाषाण काल कैसा था, उसमें ना तो मानव मनुष्य का जीवन जो सभ्य था और ना ही कोई लिखित साधन थे। कैसा साधन था? ना तो सभ्य था मानव का जीवन और ना ही कोई लिखित साधन था, इसलिए जो है हमारा मानव जो है ऐसे ही रहता था। मध्य पाषाण काल में मानव का जीवन तो सभ्य था लेकिन कोई लिखित साधन नहीं था, इसलिए वो भी काल जो है मध्य पाषाण काल कहा गया। अब नवपाषाण काल में हमारा जो है ये क्रांति का काल कहा जाता है इस काल को, क्योंकि यहाँ से जो हमारे कृषि होने प्रारंभ होने लगी, क्योंकि उस टाइम जो है कच्चा मांस खाते थे और मध्य पाषाण काल में थोड़ा जो है कई कई दिनों का मतलब भोजन करते थे कच्चा मांस। अब मध्य पाषाण काल में जो है भोजन को पकाना शुरू कर दिया और जो कृषि भी प्रारंभ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल में जो है भोजन को पकाकर खाने लगे, इसलिए इस काल को क्रांति काल कहा जाता है, नवपाषाणिक क्रांति काल कहा जाता है। ठीक है, सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी, की जननी, जननी कृषि को कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ ले कि सभ्यताओं की जननी किसे कहा था, तो कृषि को कहा था, कि सभ्यताओं यहाँ से ही तो हमारा कृषि का प्रारंभ हुआ था, नवपाषाण काल से ही तो कृषि का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब लिखो तीसरा पॉइंट लिखो इसका आगे, कृषि का प्रारंभ सर्वप्रथम नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हुआ, इसलिए इस काल को नवपाषाणिक क्रांति काल कहा जाता है। अब देखो याद कर जाओ हाथों हाथ, बिल्कुल हैंड टू हैंड याद कराए जाएंगे। भारत में सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य मध्य प्रदेश के आजमगढ़ जिले से मिला। याद करो, मतलब भारत में सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से मिला था। ठीक है, सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता? सभ्यताओं की जननी कृषि को कहा जाता। सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता? कृषि को कहा जाता। सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता? कृषि को कहा जाता। याद कर जाओ साथ साथ, नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हुआ, नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हुआ, इसलिए इस काल को नवपाषाणिक क्रांति काल कहा जाता है। इसलिए इस काल को नवपाषाणिक क्रांति काल कहा जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। ले लियो, अब जो है पहचान देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें तो हमें पढ़ना पड़ता हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ना पड़ता? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहा था कि हड़प्पा सभ्यता में कपास की कृषि की खेती की जाती थी। किसकी? कपास की। हड़प्पा सभ्यता में कपास की कृषि
की जाती थी, जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में दो स्थल सबसे महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। एक तो था हड़प्पाई, हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसमें दो स्थल सबसे महत्वपूर्ण थे। एक था बड़े स्नानागार स्नानागार, और हड़प्पा में था अन्नागार, अन्नागार। ठीक है, अन्नागार से ही हमें जो है कृषि के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अन्नागार से ही हमें कृषि के साक्ष्य मिले थे। यहाँ से तो क्वेश्चन कर कृषि में उसमें हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, पर यहाँ से क्वेश्चन हमारे जो है ग्रामीण विकास में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अन्नागार से ही हमें क्या कहा जाता है कि अन्नागार से ही हमें जो कृषि के साक्ष्य मिले थे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनता है, देखो भारत में मतलब हड़प्पा सभ्यता में वह कौन सा स्थल है जहां से कृषि के साक्ष्य मिले थे, तो कौन सा था? अन्नागार। ठीक है, कौन सा था? अन्नागार। देखो भारत में सर्वप्रथम कृषिगत भंडार के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता से मिले। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता को हम क्या कहते हैं? एक नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को भी हम क्या कहते हैं? एक नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता है भी कहते हैं। कहा जाता है कि जो है हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण जो अनाज माने जाते थे, तो जौ और गेहूं के माने जाते थे, सबसे महत्वपूर्ण अनाज माने जाते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को हम क्या कहते हैं? एक नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को भी यहाँ पे नोट कर लो। हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इस क्वेश्चन मुझे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये तो और नोट कर लो, नोट कर लियो, समझ देते हैं। अब देखो हमारा जो है पाषाण काल खत्म हो गया, और जब आएगा हमारा वैदिक काल। कैसा आएगा? वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये तो सब हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा, इसमें फैक्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये दो भागों में बांटेगा वैदिक काल को, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, कहा जाता है कि यहां से हमें जो है कृषि के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, वैसे यहाँ ये जो काल है ऋग्वैदिक काल, ये पशुपालन का काल माना जाता है। कैसा? पशुपालन
का काल माना जाता है। ये जो है उत्तर वैदिक काल कृषि का काल माना जाता है, कृषि का काल, ठीक है, कृषि का काल, क्योंकि यहाँ से ही राजनीतिक, आर्थिक और ये सब कंडीशन आई थी हमारी उत्तर वैदिक काल से ही। सही है। ऋग्वैदिक काल में जो है सब जो पशु था वो माना जाता था, गाय को माना जाता था, ठीक है, गाय को माना जाता था। तो वैदिक काल जो दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और जो उत्तर वैदिक काल। ये जो ऋग्वैदिक काल था पशुपालन का काल माना जाता है और उत्तर वैदिक काल जो है कृषि काल माना जाता है, ठीक है। इस क्लास को हम आज ही यहीं विराम देते हैं, और जो हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू। जय माता दी।